हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल आइडियलिमिनिसेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिस्टामीन और इसके एंटागोनिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। हिस्टामीन क्या होता है? हिस्टामीन एक तरीके का ऑटोकॉइड है। केमिकली ये क्या होता है? 2-इमिडाजोलाइल इथाइल अमाइन होता है। हिस्टामाइन, अगर इस वर्ड को मैं तोड़ के बताऊँ तो हिस्टो मतलब टिश्यू और अमाइन मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, अमाइन ग्रुप अवेलेबल हो। तो इसलिए इसको कहा गया टिश्यू अमाइन, क्योंकि टिश्यू से मिल रहा था। ठीक है। इसके बाद ये क्या है कि कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली ये मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है एज ग्रेन्यूल, मतलब ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर्ड रहता है। और वो ग्रेन्यूल्स कहाँ होते हैं? आमतौर पर मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट इसके अलावा नॉन मास्ट सेल हिस्टामीन भी हो सकता है। अगर मैं आगे बात करूँ कि बॉडी में ये जो मास्ट सेल्स हैं या कोई भी सेल्स हैं उनमें कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टामीन की बात करें तो हिस्टामीन जो है वो बनता है एक अमीनो एसिड जिसका नाम है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन की मदद से ये बनता है। और हिस्टिडीन की मदद से कैसे बनेगा ये? हिस्टिडीन जो है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के साथ में, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कोफैक्टर का काम कर रहा है। उसके साथ में क्या कर रहा है? रिएक्ट करके डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करेगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा? इसमें से CO2 रिलीज हो जाएगा, यहाँ से आप जैसा कि देख सकते हैं। तो क्या होगा? तो बचा हुआ जो पूरा हमारे पास कंपाउंड बचेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें इमिडाजोल रिंग है, उसके साथ में एक इथाइल ब्रिज है और उसके साथ में एक अमाइन ग्रुप है। ठीक है। अब ये जो है ये इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है और मास्ट सेल में बनता है, ये तो हमको पता ही है। जो हिस्टामाइन है वो ग्रेन्यूल्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के फॉर्म में रहता है और इसके साथ में हेपेरिन होता है एज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब होता क्या है? अच्छा देखिए, कुछ बातों को आपने ध्यान रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पर वो लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं उनको आपको समझा के बता रही हूँ। ठीक है। तो जैसे कि रिलीज़ की अगर मैं बात करूँ कि हिस्टामीन का रिलीज़ कैसे होता है, तो ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंट्री करता है। उसके एंट्री करने से क्या होता है कि वो एंटीजन जुड़ता है आपकी IgE एंटीबॉडीज़ से। ये IgE एंटीबॉडीज़ किससे जुड़ रही हैं? मास्ट सेल्स के सेल सरफेस पर जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर, जिनको हम क्या बोलते हैं? FcRI, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं इन पे IgE एंटीबॉडीज़ बाइंड होंगी। इनके बाइंड होने से क्या होगा? सेल के अंदर एक्टिवेशन होगा। किसका एक्टिवेशन? टायरोसिन प्रोटीन काइनेज का, जिसके मदद से क्या होगा कि फॉस्फोराइलेशन होगा। और क्या एक्टिवेट होगा आपका? मतलब अल्टीमेटली क्या जनरेट होगा? इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जनरेट होगा। और ये इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा? कैल्शियम आयंस की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, या कह लीजिए कि इंट्रासेलुलर रिलीज बढ़ जाएगा आपके कैल्शियम आयंस का। अब कैल्शियम आयंस क्या करेंगे? एक्सोसाइटोसिस करवाएंगे। तो वो क्या करेंगे? जो आपके ग्रेन्यूल्स जो मास्ट सेल के अंदर हैं उनका मूवमेंट बढ़ाएंगे। कहाँ की तरफ? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। और इस वजह से ग्रेन्यूल्स और जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ हो जाएंगे और ग्रेन्यूल्स ओपन होकर हिस्टामीन को रिलीज़ करवा देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है? हिस्टामीन रिलीज़ हो जाता है। अब ये जो हिस्टामीन रिलीज़ हुआ ये कैसे हुआ? हमने तो बोला ना कि हिस्टामीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो ऑब्वियसली वो इतने जल्दी तो रिलीज़ नहीं हो सकता। उसको रिलीज़ कराने के लिए कोई और चाहिए जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हेपेरिन के साथ में जुड़ा रहे। तो उसको जोड़ने के लिए कौन लगेगा? सोडियम आयन्स आएंगे और उसके साथ में जुड़ जाएंगे और हिस्टामीन को रिलीज़ करवा देंगे। तो इस तरीके से हिस्टामीन रिलीज़ हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ आगे तो हिस्टामीन के रिसेप्टर्स की। हिस्टामीन के रिसेप्टर्स 3 तरीके के होते हैं: H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर्स एंड H3 रिसेप्टर्स। एंड ये सभी जो रिसेप्टर्स हैं वो GPCR टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। फर्स्ट रिसेप्टर्स जो है H1 रिसेप्टर्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं आपके जो गट मसल्स होती हैं उन पर। वहाँ पर क्या करवाते हैं? ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं।
इसके अलावा वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रेजेंट है, ब्रोंकियोल्स पर या ब्रोंकियल मसल्स पर। तो उन पर क्या करवाते हैं, उन पर भी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स में क्या करवाते हैं, वैसो डायलेशन करवाते हैं, और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स की जो जंक्शंस हैं उनको लूज़ करवा के ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ रिलीज़ करवाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, किसका, कैटेकोलामाइंस का। बात करते हैं H2 रिसेप्टर्स की। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं पेराइटल सेल्स में, है ना, जो आपकी समझ लीजिए आपके स्टमक में प्रेजेंट है, और क्या करवा रहे हैं, HCl का सिक्रेशन करवा रहे हैं। ब्लड वेसल्स में सेम डायलिटेशन करा रहे हैं। इसके अलावा यूट्रस में रिलैक्सेशन करवा रहा है, और अगर हार्ट पे प्रेजेंट है ये, तो हार्ट पर क्या करवा रहे हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट और पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और हार्ट रेट है जो दोनों ही इंक्रीज़ होंगे। इसके बाद मैं बात करूँ H3 रिसेप्टर्स की, तो H3 रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। ये क्या कर रहे हैं, हिस्टामिन रिलीज को कम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से सेडेशन हो रहा है। ये क्यों, क्योंकि हिस्टामिन के जो फर्स्ट और सेकेंड वाले रिसेप्टर्स हैं ना, वो क्या करवाते हैं, वो ब्रेन में एज ट्रांसमीटर काम करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये आपको एक तरीके से अवेक रखने का काम करता है, और जो H3 है वो उलट काम कर रहा है, हिस्टामिन की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेडेशन होगा। लंग्स में क्या होगा, हिस्टामिन की रिलीज़ को कम करेगा। इसी तरह स्किन में भी ये हिस्टामिन की रिलीज़ को कम करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हिस्टामिन की पैथोलॉजी की, मतलब कि देखिए हिस्टामिन का कनेक्शन है सीधा पैथोलॉजी से। कैसे, क्योंकि हिस्टामिन जो है वो आपकी बॉडी में क्या करवा रहा है, ये कॉन्स्ट्रक्शन कर रहा है कुछ स्मूथ मसल्स का, और साथ ही साथ वेज़ोडाइलेशन करवा रहा है, और इसके अलावा ये आपकी स्किन पर क्या कराएगा, इचिंग, रैशेज़, मतलब सारे एलर्जिक कंडीशंस के लिए हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है। तो हिस्टामिन के आने के कारण क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस होगी। अब ये क्या है, एक तरीके की पैथोलॉजी है। हम क्या चाहते हैं, इससे निजात पाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ब्लॉकर्स देंगे। तो हम जब एलर्जी की बात करते हैं तो H1 ब्लॉकर्स देते हैं। H1 ब्लॉकर्स में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स और सेकेंड जनरेशन ड्रग्स। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं उसमें कुछ अलग अलग केमिकल क्लासेस हैं, जैसे कि इथाइलिन अमाइन, इथाइलिन डायामाइन, जिसमें आ जाएगा फेनबेंजामीन, और उसके अलावा मीथापायरिलीन। नेक्स्ट क्लास होती है इथेनॉल अमाइन, जिसमें आ जाती है डाइफेनहाइड्रामीन, और उसके अलावा डॉक्सिलामीन। अगर बात करें तीसरी क्लास की, तो वो है एल्काइल अमाइंस। एल्काइल अमाइंस में आ जाता है फेनरामीन और क्लोरफेनरामीन। पाइपराजीन की बात करूँ तो पाइपराजीन के अंदर आ जाता है मैक्लीजीन, साइक्लीजीन, और लास्ट है ट्राईसाइक्लिक, इसके अंदर आ जाता है प्रोमिथाजीन और ट्राइम्प्राजीन। ठीक, अब ये तो हुई फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में क्या ख़ास बात थी कि ये ड्रग्स जो है थी तो काफ़ी अच्छी, है ना, एक्शन में, लेकिन इनके साथ में दो प्रॉब्लम्स थी। पहली सेडेशन, क्योंकि हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। हिस्टामिन ब्लॉक होने से क्या होता है, उसकी अवेकफुलनेस जो है वो ख़त्म होती है, तो सेडेशन होता है। साथ ही साथ ये क्या करती थी, आपका जो एसिटाइल कोलिन है उसके एक्शन को कम करती थी, यानी कि एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स देती थी। तो इन वजहों से ये जो ड्रग्स है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इनमें कुछ और फेरबदल किए गए और रिसर्च किए गए, तो पता चला कि कुछ और ड्रग्स भी बनाई जा सकती हैं जो कि इन साइड इफ़ेक्ट्स के बिना ही काम करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। तो वो ड्रग्स आई हमारी सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में, जैसे कि फेक्सोफेनाडिन, सिट्रोजिन एंड लीवोसिट्रोजिन। नेक्स्ट है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स के बारे में हम इस वाली वीडियो में नहीं बात करेंगे। H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को कम करते हैं, क्योंकि H2 रिसेप्टर्स वहीं प्रेजेंट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हमने। तो H2 ब्लॉकर्स में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन और फानोटिडीन। अब कुछ बात कर लेते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की, H1 ब्लॉकर्स के। H1 ब्लॉकर्स जो होते हैं मेनली क्या करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं हिस्टामिन को, मतलब उससे जितने भी एक्शंस मिले होंगे उनको क्या करेगा, ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगली बात अगर मैं करूँ कि क्या क्या करेंगे, एंटी एलर्जिक एक्शन देंगे, क्योंकि जो एलर्जी हो रही थी, एलर्जी में जैसे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रही थी, वो सब कम हो जाएगी, उनके जो भी रिएक्शंस हैं वो कम देखने को मिलेंगे।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ CNS को डिप्रेस करता है ये, तो ये पहले मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि H1 मतलब हिस्टामिन जो है वो एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, वेकफुलनेस बना के रखता है। तो अब उसको आप ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिप्रेशन होगा। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन देते हैं ये एंटागोनाइज करते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को, तो इस वजह से एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है इनका। नेक्स्ट बात करूँ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, तो जी हाँ, ये ख़ास बात है H1 ब्लॉकर्स की कि इनमें से कुछ का लोकल एनेस्थेटिक एक्शन भी होता है, ठीक है। और लास्ट है जैसे कि BP, तो BP में भी कमी आएगी ऑब्वियसली, BP में थोड़ी बहुत कमी तो आएगी, है ना। डायरेक्टली तो ये नहीं आती है, पर कैसे कि रिलैक्सेशन हो रहा है स्मूथ मसल्स का, तो उस हिसाब से आती है। वैसे आना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन पर, आ रहा है क्या रिलैक्सेशन, इसलिए फॉल आ रहा है, ठीक, वो भी IV इंजेक्शन पे, ओरल नहीं। फिर बात करें हम साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा, सेडेशन सबसे पहली बात, इसके अलावा डिमिनिश्ड अलर्टनेस, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो सकता है। अक्यूट ओवरडोज पर क्या होगा, कन्वर्जन्स होंगे, फीवर होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। यूजेस की बात करूँ कि H1 ब्लॉकर्स कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो एलर्जिक डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि अर्टिकेरिया वगैरह हो गए। इसके अलावा जो इंसेक्ट बाइट होता है उसमें क्या इचिंग वगैरह होती है ना, तो उससे बचने के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं। प्यूराटाइटिस में यूज़ हो सकता है ये। कॉमन कोल्ड में, मोशन सिकनेस में, वर्टिगो, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, कफ, पार्किंसोनिज्म, अक्यूट मसल डिस्टोनिया और एज सेडेटिव, इतने सारे यूजेस हैं किसके, H1 ब्लॉकर्स के। अगली जो कहानी है वो है स्ट्रक्चर्स की, तो थोड़े से मैं स्ट्रक्चर्स भी आपको समझा ही देती हूँ। अब जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो क्या है, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन मतलब इथाइल ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डाई यानी कि दो, और अमाइन, तो ये दो अमाइन है, इनके पीछे इथाइल ब्रिज है, ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होने वाला है। और इनके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशंस होंगे। तो कॉमन बात क्या है इनके स्ट्रक्चर में कि सभी जगह जो ये वाला जो आपको अमाइन दिखाई दे रहा है ये कैसा है, टर्शियरी है, ठीक है, टर्शियरी अमाइन हो गया। अब इसके बाद ये इथाइल ब्रिज तो सब में सेम ही है। एन पर क्या होगा, अटैचमेंट होगा, एक जगह होगी आपकी एरोमेटिक रिंग और एक जगह होगा आपका CH2 के साथ में कोई और रिंग हो सकती है। तो फर्स्ट जो ड्रग है फेनबेंजामीन, फेनबेंजामीन क्या है, एन के साथ में एक जगह है CH2 C6H5 यानी कि बेंजाइल ग्रुप, और दूसरी तरफ है आपका फिनाइल ग्रुप। इसी तरह जो कौन सा है मीथापाइरिलीन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, थायोल रिंग प्रेजेंट है, यानी कि थायोफीन रिंग प्रेजेंट है, और साथ में ही पायरिडीन भी। इसी तरह जो अगली ड्रग है वो क्या है, ब्रिपेलेनामीन, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी पायरिडीन है और बेंजाइल ग्रुप है, किसकी तरह, बिल्कुल फेनबेंजामीन की तरह, बस वहाँ पर फिनाइल रिंग थी, यहाँ पर पायरिडीन रिंग है। नेक्स्ट बात करूँ मैं इथेनॉल अमाइन ईथर्स की, तो वहाँ पे क्या है, डायफेन हाइड्रामाइन है, तो ये क्या है, इथेनॉल अमाइन ईथर, तो इथेनॉल ये यहाँ पर, और ये अमाइन, ईथा ये हो गया, ऑल ये हो गया, ये अमाइन हो गया, ठीक है। तो इससे अटैचमेंट लगाने हैं हमको। क्या होगा, पहली ड्रग डायफेनहाइड्रामाइन, यहाँ पर सेम टर्शरी अमाइनो ग्रुप, इसके बाद में आपका आ गया इथाइल ग्रुप, इसके बाद क्योंकि ये इथेनॉल है तो OH का O है, H रिमूव करने पर ये पूरा ग्रुप जुड़ा है। अब ये जो ग्रुप है इसमें क्या क्या जुड़ा है, दो फिनाइल रिंग एक CH के साथ में। डॉक्सिलामाइन, डॉक्सिलामाइन में क्या जुड़ जाएगा, एक फिनाइल रिप्लेस हो जाएगी पायरिडीन से और जुड़ जाएगा CH3। फिर है कार्बोनॉक्सामीन, इसके अंदर क्या होगा, सेम रहेगा, बस एक क्लोराइड ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर CH3 की जगह फिर से H आ जाएगा। तो ये हुआ आपका इथेनॉल अमाइन ईथर। अगली जो क्लास है वो है अल्काइल अमाइंस। तो अल्काइल ग्रुप के साथ में अमाइंस, जैसा कि हम देख सकते हैं ये अमाइन है, ये अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ में यहाँ पर दो अटैचमेंट है, एक जगह फिनाइल रिंग और एक जगह पायरिडीन, ये बन गया फेनेरामीन, क्लोरफेनेरामीन, तो फिनाइल में लगा दीजिए क्लोरीन ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप, तो बन गया क्लोरफेनेरामीन। फिर नेक्स्ट है क्या है, ट्राइप्रोलिडीन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है PCI के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है कि टर्शरी अमाइन जो है वो थोड़ी रिंग के फॉर्म में है, तो पायरोलिडीन रिंग के फॉर्म में है, पायरिडीन अपनी जगह पर ही है,
फिनाइल रिंग भी अपनी जगह पर है। फिनाइल रिंग में एक और क्या जुड़ गया है आपका, CH3 जुड़ गया है। बस ये बन गई है ट्राइप्रोलिडीन। नेक्स्ट क्या है, पाइपराजीन डेरिवेटिव। पाइपराजीन मतलब क्या, 6 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर 2 N है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर, और ये रिंग बिल्कुल सैचुरेटेड है। ठीक, तो ये हो गई पाइपराजीन रिंग। इस पर होना चाहिए मिथाइल ग्रुप और इस पर होना चाहिए रिंग्स के अटैचमेंट्स। तो रिंग्स के अटैचमेंट में पहली ड्रग हमको जो देखने को मिल रही है वो है साइक्लिजीन। सिंपल सी रिंग है। साइक्लिजीन को कन्वर्ट किया मैक्लिजीन में तो क्या होगा, वही फिनाइल रिंग रहेगा इसके जैसा ही। यहाँ पर फिनाइल के साथ में क्लोराइड जुड़ जाएगा और जो फाइनल वहाँ पर जो आपका मिथाइल था ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर इसमें मिथाइल बेंजीन जुड़ जाएगा, यानी कि टोलुइन जुड़ जाएगा एक तरीके से। फिर नेक्स्ट है आपका अगली ड्रग क्लोर साइक्लिजीन, तो इसमें सिर्फ क्लोरीन जुड़ जाएगा साइक्लिजीन के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है प्रोमीथाजीन, जो किसमें आ रहा है, ट्राईसाइक्लिक में। तो 3 साइकिल रहेगी। प्रोमीथाजीन नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, 3 साइकिल बनानी है। और मीथाजीन यानी कि आपको थायाजीन बनाना है, तो सल्फ़र भी और नाइट्रोजन भी। उसके साथ में प्रोपाइल ग्रुप के साथ में आपका ये नीचे की ब्रांच आ गई। और लास्ट ड्रग है हमारी पायराथायाजीन। तो इसके अंदर क्या है कि सेम ही है दोनों, बस नीचे की तरफ इसमें जो ब्रांच थी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पायरोलिडीन रिंग आ जाएगी, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं H1 ब्लॉकर्स सभी समझा दूँ। तो आई होप मेरी कोशिश सफल हुई होगी। अगर और डिटेल्ड वीडियो चाहिए कुछ स्पेसिफिक पोर्शन से तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर जिसका नाम है डेली मनी सेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।